हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ड्रामा क्रश। आज मैं आपके साथ डोंट लीव आफ्टर स्कूल के एपिसोड 5 की हिंदी एक्सप्लेनेशन साथ लाई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि एपिसोड 4 में हमने देखा था कि फांगशु को उसके टीचर वहाँ से बाहर बुलाते हैं, तो वो उसको बोलते हैं कि तुम वेलई के काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ हो, जो कि अच्छी बात है। एक ज़्यादा ग्रेड वाले स्टूडेंट का इतने छोटे ग्रेड वाले स्टूडेंट से होना अच्छी बात है, एक अच्छी बॉन्डिंग बनती है। तुम्हें भी अपने एग्ज़ाम्स में उससे हेल्प मिलेगी। तो मैं तुम्हें देखकर एक आइडिया सोच रहा हूँ जो मैं कल क्लास में बताऊँगा। तो अब इस सीन के बाद एक नेक्स्ट सीन आता है जिसमें बच्चे बैट लगा रहे होते हैं। कोई फांगशु लिख रहा होता है चार्ट पर, तो कोई वेलई चार्ट पर लिख रहा होता है। तो यहाँ पर इनकी एक तरीके से बैट चल रही होती है। अब ये शर्त क्या थी ये हम आगे देखते हैं एपिसोड में। अब यहाँ पर उनके क्लास टीचर वही नए वाला प्लान अपनी क्लास में बता रहे होते हैं। बोलते हैं कि मैं तुम बच्चों के लिए एक प्रोजेक्ट डोरेमोन लाया हूँ। सब बच्चे सोच रहे होते हैं ये क्या प्रोजेक्ट हुआ। तो अब वो बताते हैं कि अब मैं क्लास में दो दो के ग्रुप बनाऊँगा। उन दो दो के ग्रुप में जिनके अच्छे स्कोर आए, 1100 स्कोर आए, उन्हें उनकी मनचाही विश मिलेगी। वो मनचाही विश थोड़ी काम की भी होनी चाहिए जो हम पूरी भी कर सकें। तो यहाँ पर ली दलाय बोलता है कि सर मुझे अपने अकेले का कमरा चाहिए। ली दलाय की दोस्त बोलती है कि सर मुझे आगे बैठना है क्योंकि मेरी आंखें कम देख पाती हैं। अब एक लड़का पूछता है सर ये तो बताओ कि पेयर कैसे बनेंगे। तो अब सर बोलते हैं ये अच्छा सवाल है। पेयर ऐसे बनेंगे कि जो फर्स्ट आता है वो लास्ट आने वाले बच्चे के साथ पेयर बनाएगा, जो सेकंड आता है वो सेकंड लास्ट बच्चे के साथ, जो थर्ड वो थर्ड लास्ट के साथ। ऐसे ही अच्छे ग्रेड वाले थोड़े कम ग्रेड वाले बच्चों के साथ बैठेंगे। अब यहाँ पर बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अच्छे बच्चों की तरफ से ली दलाय बोलता है कि ये तो हमारे लिए गलत है, हमें तो सारा टाइम इनकी मदद करने में ही निकल जाएगा। तो सर बोलते हैं नहीं नहीं, उनके लिए तुम एक मोटिवेशन बनोगे और तुम्हारे लिए वो एक रिवाइजिंग वाला टॉपिक बनेंगे। तुम उन्हें पढ़ाओगे तो रिवाइज भी होता रहेगा। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्लान है और हम इस प्लान को फॉलो करेंगे। तो अब यहाँ पर दिखाते हैं कि कौन किसके साथ बैठा है। यहाँ पे दिखा रहे होते हैं कि जिनके कम ग्रेड आते हैं वो थोड़े शैतान बच्चे हैं और जो इंटेलिजेंट बच्चों को परेशान कर रहे हैं। तो अब दिखाते हैं कि वेलई और फांगशु का एक साथ ही ग्रुप बना है। वेलई अब अपना पढ़ रहा होता है और फांगशु वहाँ पे आराम से अखरोट खा रही होती है मज़े लेकर। वेलई बोलता है मुझे ये वाली कंपटीशन जीतना ही है, प्रोजेक्ट डोरेमोन जीतना है, क्योंकि मुझे प्रोफेसर यिन के पास ऐसी टिकट है जो कि हमें वहाँ पर ले जाएंगी, जो कि एक वैसा म्यूज़ियम है जहाँ पे फॉसिल फ्यूल आएगा एक इम्पॉर्टेंट वाला। मुझे वो फॉसिल फ्यूल देखना ही है। ये ऐसा चांस है अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात है। मुझे वो वाला देखना ही है। तो प्लीज़ तुम भी पढ़ाई में मेहनत करना ताकि हमारे 1100 स्कोर आ जाए। तो फांगशु बोलती है हाँ हाँ ठीक है। वेलई बोलता है कि तुमने कुछ डिसाइड करा कि तुम्हें क्या चाहिए। फांगशु बोलती है नहीं नहीं, अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया। सारा ध्यान तो फांगशु का अखरोट खाने पर ही होता है। अब वेलई फांगशु को साफ साफ बोलता है कि कल 12 बजे मुझे लाइब्रेरी में मिलने आ जाना, बिल्कुल भी लेट मत करना। तो अब यहाँ पे 12 बजे से ऊपर हो जाते हैं और फांगशु अभी भी नहीं आई होती। फांगशु लेट आती है काफ़ी ज़्यादा। तो वेलई बोलता है तुम लेट हो। फांगशु बोलती है मैंने पूरी कोशिश करी जल्दी आने की। अब फांगशु जल्दी जल्दी अपने बैग से सामान वगैरह निकाल रही होती है। बोलती है मैंने अपना खाना भी नहीं खाया। तो वेलई अब उसको यहीं पे समझाने लगता है। अभी भी फांगशु अपने हाथ पैर काफ़ी तेज़ी से वहाँ पे चला रही होती है। तो वेलई को बहुत अजीब लगता है। बोलता है कि तुम्हें क्या बीमारी है इतनी तेज़ काम करने की, थोड़ा आराम से रुको। अब यहाँ पर वेलई बोलता है कि तुमने ये वाला आंसर कैसे सही करा है। तो फांगशु बोलती है आराम से, मैंने इसे गैस ही मारा था। तो अब वेलई बोलता है कि इसके नीचे वाला क्वेश्चन भी सही करा है, ये वाला कैसे सही करा है। तो वो बोलती है ये भी मैंने गैस ही करा था। अब वो बोलता है एग्ज़ाम में तुम अगर गैस नहीं कर पाई तो अब वो बोलती है क्या पता मैं और ज़्यादा गैस कर पाऊँ, तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो। तो यहाँ पे वेलई को बहुत अजीब लग रहा होता है कि उसके साथ कौन पार्टनर बन गई है। तो अब यहाँ पर वो उसकी बात काट कर बोलती है फांगशु कि मुझे सर ने बोला है कि क्लास के लिए सबके लिए स्टडी मटेरियल लेना है। तो वेलई बोलता है मुझे तो नहीं बताया। वो कहती है कि मैं मॉनिटर हूँ, मुझे ही बताएंगे। तो अब यहाँ पर वो स्टडी मटेरियल लेने पहुँच जाते हैं। अब फांगशु अपनी लाइब्रेरी में जो एक बुक शेल्फ होता है उससे थोड़ा फुदक कर झांक रही होती है वेलई को।
वेलई उसको देख लेता है कि वो उसको देख रही है, तो फांगशु अपनी नज़र नीचे कर लेती है और वेलई भी अब अपनी ही बुक पढ़ने में मगन हो जाता है। अभी भी फांगशु उसको ही देख रही होती है। फिर इसके बाद दिखाते हैं कि फांगशु ने सब क्लासमेट्स के लिए बुक ले ली हैं। कुछ 41 बुक्स होती हैं और वेलई एक अपने लिए भी बुक खरीद लेता है। कहता है ये मैं अपने लिए ले रहा हूँ, इसके पैसे मैं खुद दे दूँगा। तो अब ये बस स्टैंड पे खड़े होते हैं। वेलई अपनी बुक में ही घुसा हुआ होता है, वो उसे बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहा होता है। अब वेलई अपनी बुक के तरफ ही मुड़ मुड़ कर हंस रहा होता है। उसे अपनी बुक काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होती है। तो फांगशु बोलती है मुझे नहीं पता था तुम्हारा दिल बच्चे जैसा है, जो तुम ऐसी चीज़ों को पसंद करोगे। तो वेलई बोलता है इसको ना पसंद करूँ तो तुझे पसंद करूँ। तो वो बोलती है तुम रहने ही दो। तो अब वो अपना उससे चिढ़कर थोड़ी दूर ही खड़ी होती है। तो अब यहाँ पर वो बुक में झाँकने लग जाती है कि ये इतने इंटरेस्ट से क्या पढ़ रहा है। तो अब वो बुक के पास आकर देखने लग जाती है, तो वेलई एक शिकारी टाइप कीड़े के बारे में पढ़ रहा होता है, जो कि पानी के अंदर रहकर शिकार करता है। तो यहाँ पे फांगशु बोलती है कि ये तो ली दिलाए के वाले काम करता है। तो यहाँ पे वेलई हंस रहा होता है। वेलई बोलता है कि फांगशु ये तो तुम्हारी तरह ही दिखता है। फांगशु बोलती है वो कितना गंदा दिखता है, चूहे जैसा, कैसे बोल रहे हो मेरी तरह दिखता है। वेलई ये भी बोलता है कि वो तुम्हारी तरह ही बहुत कम मीटर तक चल पाता है, तुम्हारी स्टडी की तरह, जैसे तुम बहुत कम देर पढ़ पाती हो। तो यहाँ पे अब क्या होता है, वेलई फांगशु को एकदम से अपनी तरफ खींच लेता है और उसको टाइटली पकड़ लेता है। पता लगता है कि वेलई की मम्मा और उसके पापा एक गाड़ी में आ रहे होते हैं। वो वेलई को बस स्टैंड में स्कूल के कपड़ों में खड़ा देख लेते हैं। अब वो वेलई और फांगशु से एक टाइप की पूछताछ कर रहे होते हैं। उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हें तो अभी कॉलेज के मिड ऑटम वाले फेस्टिवल में होना चाहिए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब वेलई बोलता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है और इसको दोबारा से एग्ज़ाम देने थे, तो इसलिए मैं इसके साथ स्टडी मटेरियल ख़रीद रहा था और इसके साथ ही खड़ा हुआ था। तो अब यहाँ पे उसकी मम्मी बोलती है कि तुम स्कूल यूनिफॉर्म में क्यों घूम रहे हो। तो यहाँ पे वो बोलता है ये स्कूल यूनिफॉर्म नहीं है, ये हमारे लवर वाले क्लोथ हैं, जो कि हम ट्विनिंग करके पहन चुके हैं। उसकी मम्मी फांगशु से पूछती है कि तुम्हारी एज कितनी है। फांगशु बोलती है ऑलमोस्ट मेरी एज 19 ही होगी। तो यहाँ पे अब वो वेलई से बोलती है कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो वो बोलता है मुझे लगा आप इसके ख़िलाफ़ होंगे। तो वो बोलती है हम तुम्हारे ख़िलाफ़, तुम्हारी गर्लफ्रेंड के कभी ख़िलाफ़ नहीं होते, तुम्हें पता है। तो अब यहाँ पे वो अपना मुँह नीचे कर रखा होता है। अब यहाँ पर वेलई बोलता है हमें चलना चाहिए। तो अब वेलई के पापा बोलते हैं मैंने तुम्हें बोला यहाँ से जाने के लिए। तो वेलई के पापा काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। अब फांगशु बोलती है अंकल देखिए बात ऐसी है कि यही मुझे पसंद करता है, मैं अभी इसको ढंग से भी नहीं जानती हूँ, यही मुझे एक तरफ़ा पसंद करता है, इसलिए मेरे को तो अभी काम है, तो आप इससे बात करना चाहते हो तो कर लो। तो अब वेलई की मम्मी उसके पापा को बोलती है कि बच्चों को ऐसे मत डराओ, जाने दो। तो अब वो उन दोनों को जाने देती है। वेलई और फांगशु बाहर आ जाते हैं। वेलई फांगशु को थैंक्स बोलता है थैंक यू, वैसे मैं तुम्हारे साथ ये नहीं करना चाहता था, सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। फांगशु बोलती है मैं समझ सकती हूँ। तो वेलई बोल रहा होता है फिर भी सॉरी, मैंने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बताया उनको। तो यहाँ पे फांगशु बोल रही होती है कि बड़ी बात है, तुमने उनसे इतने टाइम तक बात छुपा के रखी, मेरी बात होती तो मैं 3 दिन भी नहीं छुपा पाती। वेलई बोलता है कि तुम मेरी बात 3 दिन छुपा तो लोगी ना, कहीं इतनी जल्दी बता दो सबको। तो वो बोलती है नहीं नहीं, वो तो मैं अपनी बातें नहीं छुपा पाती, तुम्हारी बातें तो छुपा के रखूँगी। तो यहाँ पे अब वो अपने प्रॉमिस कर रहे होते हैं हैंड शेक टाइप कर कर। तो यहाँ पे वो पिंकी प्रॉमिस बोलते हैं, तो वो कर रहे होते हैं। और अब वेलई की मम्मी वहाँ पर देख लेती हैं। अब वेलई की मम्मी और वेलई आपस में बात कर रहे होते हैं। वेलई की मम्मी कहती है ये बहुत बुरी बात है जो तुम हमसे छुपकर अभी भी स्कूल जा रहे हो, प्लीज़ अपने फादर को ये वाली बात बता दो, मैं अभी उनको नहीं बताऊंगी। अब वेलई की मम्मी उसको कुछ पैसे दे देती है। वेलई बोलता है ये मैं पापा के पैसे नहीं लूँगा। तो वेलई की मम्मी बोलती है ये मेरे ही कमाए हुए पैसे हैं, रख लो। तो वेलई अब पैसों को रख लेता है। अब उसकी मम्मी चली जाती है। अब वेलई क्लास में आता है तो
त्यान टिंगटिंग जो कि फांगशु की दोस्त है अपनी दोस्त के साथ वहाँ खड़ी होती है। वेलई से बोलती है कि तुम फांगशु के बॉयफ्रेंड हो क्या? हमने बात सुनी कि तुम दोनों अब एक दूसरे को डेट कर रहे हो। तो वेलई इग्नोर कर देता है उनको, मतलब एक तरीके से बोल देता है तुमने गलत सुना होगा, और वहाँ पे अपने डेस्क पे बैठ जाता है। फांगशु वेलई के पास आकर बोलती है कि तुम उनको समझाते क्यों नहीं हो कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। तो वेलई बोलता है ऐसे फालतू बातों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब यहाँ पे इनके स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो वेलई से एक लड़की बाहर मिलने के लिए खड़ी होती है। वो बोलती है कि तुम्हारा उस स्कूल उड़ाने वाली लड़की के साथ कुछ चल रहा है क्या? वेलई बोलता है नहीं। तो अब वो वेलई वहाँ से जाने लगता है। अब ये लड़की वहीं से चिल्लाने लग जाती है, बोलती है कि वैसे भी उसकी फैमिली का फ्यूनरल बिजनेस है, अर्थी वगैरह से वो डील करते हैं, वो तुम्हारे लिए बैड लक बनेगी, प्लीज़ उससे दूर रहो, तुम दोनों काफ़ी डिफरेंट हो एक दूसरे से। अब यहाँ पे वो लड़की चिल्ला रही होती है और वेलई वहाँ पे गुस्से से चला जाता है। अब यहाँ पर फांगशु वॉशरूम करने जा रही होती है। वो वॉशरूम में घुसती है और उसके ऊपर से पानी भर बाल्टी पड़ जाती है। वो देखती है कि ये कौन कर रहा है, तेज़ी से बाहर आती है दरवाज़ा पटक के। देखती है वही वेलई की फ़ीमेल फ़ैन कर रही है जो वेलई के पीछे पड़ी है। अब वो उसे बोलती है कि तुम पागल हो गई हो क्या? पागल हो जो तुम मेरे पे पानी डाल दिया इतना सारा। अब यहाँ पे वो उसके बाल खींचने लग जाती है। वो लड़की बोलती है वेलई से दूर रहो। अब इन दोनों की काफ़ी अजीब लड़ाई हो रही होती है बाल खींचने वाली। तो गूशेंग इनकी आवाज़ सुन के अंदर आ जाता है। गूशेंग अब उस अजीब लड़की को बोलता है कि अगर तुमने फांगशु को कुछ भी करा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें पीट दूंगा, ये नहीं देखूंगा कि तुम एक लड़की हो। प्लीज़ तमीज़ में रहो मेरी दोस्त के साथ। अब अगले दिन वेलई फांगशु का फिर से लाइब्रेरी में वेट कर रहा होता है। इस बारी वेलई के पास फांगशु आती ही नहीं है। तो वो सोचता है ये लड़की तो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेकर। अब वो क्लास में आ रहा होता है तो देखता है गूशेंग फांगशु के बाल सुखा रहा है अपनी जैकेट से। तो वो अब इनका सीन देख के थोड़ा जेलस टाइप हो जाता है कि ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। अब गूशेंग देखता है वेलई आ गया तो गूशेंग वहाँ से चला जाता है, बोलता है तुम दोनों बात कर लो। वेलई बोलता है कि तुम आज क्यों नहीं आई लाइब्रेरी में। अब यहाँ पे फांगशु बोलती है तुम्हारी एक फ़ीमेल फ़ैन है ना, उसी की बदौलत मैं नहीं आ पाई। तो यहाँ पे वेलई बोलता है फ़ीमेल फ़ैन मतलब? फिर यहाँ पे फांगशु बोलती है वही दूसरे सेक्शन की लड़की जो तुम पर ज़्यादा ही पागल है। एक तो हमें आपस में डिस्टेंस रखना चाहिए, उसने मेरे ऊपर पूरी पानी भर के बाल्टी फेंक दी थी। अब यहाँ पर वेलई उसको नोट्स देता है अपने, कहता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है लाइब्रेरी में क्योंकि बुक मैं यहाँ पर नहीं ला सकता था, तो ये तुम रख लो। तो अब वो वेलई से बोलती है कि नहीं नहीं भैया तुम ही इसको रख लो, मेरे को वापस से गीला नहीं होना है। और अब वो अपना डेस्क और खिसका लेती है कॉपी वापस करके। अब वेलई बोलता है ये तुम्हारा बहाना ही होगा ना पढ़ने का, तुम्हें तो अपना टाइम स्पेंड करना है ना गूशेंग के साथ, उसके साथ ही रहो पूरे टाइम। तो अब यहाँ पे फांगशु काफ़ी चिढ़ जाती है, बोलती है तुम मेरे को जज कर सकते हो पर मेरे दोस्त के बारे में मेरे सामने भी कभी भी उल्टा मत बोलना। अब यहाँ पे फांगशु वेलई से बोलती है कि तुम अकेले ही इतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकते, हम दोनों ग्रुप है याद रखो। तो अब वेलई मुंह बनाकर हंस रहा होता है। तो फांगशु बोलती है कि तुम मेरे दोस्त के बारे में उल्टा मत बोलना, ठीक है? तो अब वेलई बोलता है वैसे भी तुम दोनों लूज़र ही हो। तो अब वो उसको चिढ़ा देता है। अब यहाँ पे फांगशु बोलती है मैं अकेले ही अपने 50 स्कोर ले आऊँगी। और यहाँ पे अब वेलई हंस रहा होता है कि वो उसकी बात को सीरियसली नहीं ले रहा होता। अब फांगशु को गुस्सा हो जाता है, वो क्लास में खड़े होकर तेज़ी से बोलती है कि तुम्हें शर्त लगानी है। तो अब वो बोलती है कि हम शर्त लगाएंगे, अगर मैं शर्त जीती 50 से स्कोर ऊपर लाई तो तुम मेरे आगे माफ़ी मांगोगे, और अगर मैं नहीं ला पाई तो मैं तुम्हारे लिए आगे वैसे ही माफ़ी मांगूंगी घुटने टेक कर। अब यहाँ पर लड़का एक बीच में बोलता है कि तुम्हें वेलई पसंद है और इसलिए तुम ये सब हंगामा कर रही हो। तो यहाँ पे वेलई फांगशु एक साथ उस लड़के को शट अप बोल देते हैं। अब यहाँ पर अगले दिन फांगशु टकराती है। अब वही सीन आ जाता है जो शुरू में हमें नहीं पता चला था किस चीज़ की शर्त हो रही होती है। तो अब वो देखती है क्लास के बच्चे इनकी शर्त पे शर्त लगा रहे हैं कि अगर मैं वेलई के साथ हूँ तो मैं तुम्हारे कपड़े धोऊंगी। तो यहाँ पे वो ऐसे शर्त लगा रहे होते हैं कि जो हारा वो कपड़े धोएगा 1 हफ्ते के लिए दूसरे इंसान के। तो यहाँ पे फांगशु पढ़ लेती है उस शर्त को। अब यहाँ पर कैंटीन का सीन होता है
और सब यहाँ पे लड़के एक साथ खड़े होते हैं। वेलई भी वहीं पर खड़ा होता है। वेलई उनकी बातों को इग्नोर कर रहा होता है पर सुन भी रहा होता है। तो यहाँ पे एक चश्मे वाला लड़का बोलता है कि मैं तुम सबसे बड़ा हूँ और मैंने एक लड़का, मेरा जो डेस्क मेट था, उसको इन सब के बारे में नॉलेज थी कि कौन लड़की किसको पसंद करती है और कैसे पसंद करती है। तो यहाँ पे वो लड़के पूछ रहे होते हैं बताओ बताओ कैसे पसंद करती है। तो अब यहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं फांगशू की। बोलते हैं कि फांगशू वेलई को पसंद करती है और उसके लिए 1100 स्कोर लाना चाहती है, इसलिए इतनी मेहनत करके पढ़ाई कर रही है। अब यहाँ पे ये चश्मे वाला लड़का बोलता है मैं तुम्हें 3 चीज़ें बताता हूँ जो कि लड़कियाँ करती हैं जब वो क्रश करती हैं किसी लड़के पर। तो यहाँ पे वो बोलता है कि पहली बात तो वो लड़की अच्छे से तैयार होकर आएगी ताकि वो तुम्हारा अटेंशन ले सके। तो आज के दिन ही वेलई के सामने फांगशू अपने सर पर एक अच्छी सी क्लिप लगा के आई थी और थोड़ा मेकअप लगा कर भी आई हुई थी। तो वो सुंदर लग रही थी, सब लोग उसको देख रहे होते हैं। तो ये वाली बात सच हो जाती है। अब वो चश्मे वाला लड़का दूसरी बात बताता है। वो बोलता है कि लड़कियां फिर तुम्हारे साथ कांटेक्ट में आएंगी, वो तुम्हारा कप या फिर ग्लास या फिर बॉटल यूज़ करेंगी, तुम्हारी ही बॉटल या फिर कप यूज़ करेंगी। तो यहाँ पे आज ही ऐसा सीन हुआ होता है कि वेलई की बॉटल से फांगशू पानी पी लेती है और बोलती है सॉरी मैंने देखा नहीं, ये तुम्हारी बॉटल है। तो यहाँ पे वेलई सब कुछ सुन रहा होता है और उसको अजीब लग रहा होता है। इसके बाद ये चश्मे वाला लड़का तीसरी बात बताता है। बोलता है कि वो लड़कियां तुमसे दूर भागेंगी और तुमको ये नहीं देखने देंगी कि तुम्हारे साथ मैं नहीं रहना चाहती हूँ, ऐसा दिखाएंगी। तो अब ऐसा ही वेलई के साथ हुआ होता है। वेलई और फांगशू की बारी होती है क्लास साफ़ करने की, पर फांगशू से वो बोलता है कि आज हमारी बारी है। तो फांगशू बोलती है नहीं हमारी बारी नहीं है, मैंने अपना ग्रुप चेंज कर लिया है, मैं अपनी दोस्तों के साथ एक ग्रुप में हूँ, तुम्हारे साथ मुझे नहीं रहना। तो यहाँ पे ये वाली बात भी उस लड़के की सच हो जाती है। अब यहाँ पर वेलई पानी में मुंह डाल के सोच रहा होता है फांगशू के बारे में। अब वो सोच लेता है कि उसको फांगशू को कुछ बताना ही पड़ेगा। तो अब सीन आता है इनकी क्लास का। तो वेलई फांगशू के डेस्क पर एक चिट रखता है। फांगशू उस चिट को मोड़कर फेंक देती है, बोलती है जो बोलना है मेरे मुंह पर ही बोलो। तो अब यहाँ पे वेलई बोलता है कि मुझे स्कूल के पीछे मिलना। अब वेलई उसका स्कूल के पीछे आराम से वेट कर रहा होता है और फांगशू उससे मिलने वहाँ पर आ जाती है। अब वेलई उसको बोलता है मेरे को तुमसे एक बात करनी थी, वैसे ये वो सो करने लगता है। तो अब यहाँ पर वो लड़की बोलती है कि तुम्हें जो बात बोलनी है सीधा बोलो, इतनी बातें मत घुमाओ। तो अब वेलई बोलता है देखो मैं पढ़ने आया हूँ स्कूल में ताकि मैं अच्छी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में जा सकूँ, मैं किसी के साथ भी यहाँ पर रिलेशन नहीं रखना चाहता। तो अगर तुम मुझे उस बेट को जीत कर अपना बनाना चाहती हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे फांगशू बोलती है क्या तुम क्या क्या सोच रहे हो। फांगशू उसको बोलती है कि पहली बात तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और तुम अपना ये फालतू में पागलों की तरह दिमाग दौड़ाना बंद कर दो प्लीज़। मैं तुम्हारे लिए बैट नहीं कर रही हूँ, मैं अपने लिए बैट कर रही हूँ ताकि तुमसे माफ़ी मंगवा सकूँ। अब वो वहाँ पर वेलई को छोड़कर अपने रूम में आ जाती है। वो रूम में पढ़ते पढ़ते ही चेयर पर सो जाती हैं। तो उसकी दोस्त देखती हैं कि ये कैसे इतना ज़्यादा पढ़ रही है और पढ़ते पढ़ते ही सो रखी है। अब क्योंकि अगले दिन टेस्ट होता है तो ये जमकर पढ़ाई कर रही होती है, पर पता लगता है सब बच्चों को जहाँ पर टेस्ट इजी लगा था फांगशू का टेस्ट ज़्यादा मस्त नहीं गया था और वेलई भी अपना पेज मोड़कर फेंक देता है कचरे के डिब्बे में। अब फांगशू आराम से बेंच पर लेटी होती है स्कूल के बाहर। 2 लड़कियां वहाँ पे बातें करते हुए जा रही होती हैं, देखती हैं कि ये क्लास से शायद हमारे मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो उनमें से एक लड़की बोलती है चलना, इससे क्या मार्क्स बढ़ेंगे, ये तो फालतू की चीज़ें होती हैं, बस पैसा लूटने का है इनमें बोलना। पर वो कहती है कि लिखा हुआ है कि 800 रुपये दो और 800 रुपये वापस भी मिल जाएंगे अगर तुम्हें ट्रायल पसंद नहीं आया तो। वो लड़कियाँ इस कागज़ को अब कचरे के डिब्बे में फेंक देती हैं। फांगशू उस कचरे के डिब्बे से वो कागज़ निकालने चली जाती है क्योंकि उसे वो कागज़ में इंटरेस्ट था। वो चाहती थी कि उसके मार्क्स जल्दी से बढ़ जाएं और उसको ज़्यादा पढ़ाई भी ना करनी पड़े। तो अब यहाँ पर 800 युआन की वो वाली क्लास होती है। अब वो गूशेंग के पास आती है, बोलती है यार मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। गूशेंग बोलता है कितने पैसे चाहिए थे। वो बोलती है मुझे 800 युआन चाहिए। गूशेंग बोलता है इतने सारे। तो वो बोलती है कोई नहीं, मैं शेंजिंग से मांग लूँगी। वो कहता है शेंजिंग को मत बोलो, मेरे से ले लो। अब वो उसे पूरे 800 युआन दे देता है।
अब फांगशु वो कचरे में पड़ा हुआ फॉर्म जो उसे मिला था वो लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है उस जगह पर। वो अब 800 युआन जमा कराने से पहले पूछती है कि क्या यहाँ पे 800 युआन वापस मिल जाएंगे जैसा इसमें लिखा है, अगर समझ नहीं आता तो वो कहती है हाँ हाँ, ये स्कीम बिल्कुल भी झूठी नहीं है, वापस मिल जाएंगे। फांगशु खुश हो जाती है और अब इस छोटी सी जो हम बोल सकते हैं यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर लेती है। तो अब वो इस छोटे से ट्यूशन सेंटर में जब जॉइन कर लेती है तो पता लगता है यहाँ पे बहुत अजीब चीज़ें होती हैं, कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं होता। वो सर उनको बोल रहे होते हैं कि तुम पहले कैट वॉक करके चलो, फ्लाइंग किस देते हुए चलो ताकि तुम में कॉन्फिडेंस आए। फिर आँखों में पट्टी लगा के कलर्स पूछ रहे होते हैं। फिर बोलते हैं कोई सैड स्पीच सुनाओ, कोई हंसी वाली स्पीच सुनाओ। तो यहाँ पे बहुत फालतू काम हो रहे होते हैं। तो फांगशु सब में से बोलती है कि सर मुझे आपके कोर्स में कुछ भी समझ नहीं आया, मुझे अपने 800 युआन वापस चाहिए। वो सर कहता है ठीक है, तुम ये 800 वाला कूपन वापस ले जा सकती हो। वो बोलती है कूपन की बात तो हुई ही नहीं थी, ये हमने तो अपने 800 युआन चाहिए। वो सर बोलता है बात तो कैश की भी नहीं हुई थी। तो यहाँ पे अब सारे बच्चे चिल्लाने लगते हैं कि वो आदमी अब लूट रहा है, हमें अपने 800 युआन वापस दो। जब इनकी ये वाली बात चल रही होती है, लोग उस पर भड़क रहे होते हैं, तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है। पुलिस उससे पूछती है कि तुम्हारे पास कोई साइंटिफिक लाइसेंस, तुम्हारी डिग्री विग्री है जो तुम यहाँ पे अलग ही ट्यूशन सेंटर चला रहे हो। वो बोलता है हम यहाँ पे साइंटिफिकली अप्रूव्ड हैं। जब उससे सबूत मांगते हैं तो उसके पास नहीं होते। पुलिस उसको बोलती है आप हमारे साथ चलो। अब स्कूल में अगले दिन अनाउंसमेंट हो रही होती है कि फांग नाम के सरनेम की लड़की के साथ फ्रॉड हो गया है, तो प्लीज़ आप लोग भी ऐसे फ्रॉडों में ना फंसे। तो जब फांगशु चल रही होती है सब बच्चे उसी की साइड पर देख रहे होते हैं। अब ली ग्यू लाए उसके पीछे पड़ जाता है, बोलता है मैं तो एक ही फांग नाम के सरनेम को जानता हूँ जो कि तुम हो। तुमको वेला ये इतना पसंद है कि तुमने उसके लिए ये वाले 800 युआन देकर भी इतने पढ़ाई करने की कोशिश करी ताकि उसके लिए रिज़ल्ट अच्छा बना सको। अब पीछे से वेला ही आके बोलता है कि तुम क्या प्लीज़ शट अप हो जाओगे, बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। क्योंकि यहाँ पे फांगशु एक विक्टिम होती है जिसके साथ बुरा हुआ होता है, उसी को उल्टा बोलना सही बात नहीं है। अब जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है, वेलई को दुख हो रहा होता है कि फांगशु के साथ बहुत बुरा हुआ है। उसे अभी भी लगता है कि वो उसके लिए ही ये सब कर रही है, शर्त जीतने के लिए। तो अब वेलई उससे बोलता है कि कोई बात नहीं, हम ये वाली शर्त नहीं करते, मुझे तुमसे शर्त नहीं लगानी। तो अब वो बोलती है अब शर्त वापस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरे दोस्तों ने और बाकी क्लास के बहुत बच्चों ने हमारे ऊपर शर्त लगा ली है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब जब वो रूम में जाती है तो वो सीधा शेनजिंग से बात करना चाहती थी, तो अब शेनजिंग से बात करने लगती है। शेनजिंग बोलती है देखो यार, तुम बहुत बुरी फंसी हो, तुम्हें इन सब चीज़ों में नहीं जाना चाहिए था, जल्दबाजी में नंबर लाने के लालच में तुम फंस गई। तुम खुद से क्यों नहीं मेहनत करती? तुम बोलो मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ पढ़ने में, तुम्हारे साथ वेला ही बैठता है, वो तुम्हारी पढ़ने में हेल्प कर सकता है। माना तुमने उससे शर्त लगाई है, कोई बात नहीं, किसी और से बोलो वो तुम्हारी हेल्प करेंगे, टेक्स्ट बुक रीड करो, तुमने ऐसा वाला रास्ता नहीं चुनना चाहिए था। अब जब फांगशु अगले दिन क्लास में पहुंचती है तो उसको काफ़ी अच्छी राइटिंग में नोट्स लिखे हुए मिलते हैं। तो वो शेनजिंग से बोलती है थैंक यू शेनजिंग तुम्हारे इस गिफ्ट के लिए। तो शेनजिंग बोलती है कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। शेनजिंग को लगता है कि वो पुरानी बात के लिए उसको ये वाला बोल रही होगी। तो अब यहाँ पे दिखाते हैं कि फांगशु को हर बुक में एक अलग अलग नोट मिलता है जहाँ पे उस चैप्टर की समरी और उसके मेन पॉइंट लिखे होते हैं। वो नोट्स बहुत काम के थे, वो हर जगह उन नोट्स को लेकर घूमती थी और उन्हें लेकर पढ़ती थी। अब आ जाता है उनके एग्ज़ाम के डे का। एग्ज़ाम के दिन ये फांगशु और वेलई एक साथ ही बैठे होते हैं, मतलब इनके बेंच में थोड़ा ही गैप होता है और एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाता है तो फांगशु के काफ़ी अच्छे मार्क्स आए होते हैं, जिससे हिसाब से वो शर्त जीत जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और शेनजिंग को उठाकर वो स्विंग करवा रही होती है। वो दोनों बहुत खुश होती हैं। अब यहाँ पे वो शेनजिंग को बोलती है कि ये सिर्फ तुम्हारे नोट्स की वजह से हुआ है। उनको वो वाले नोट्स दिखाती है। शेनजिंग बोलती है ये नोट्स मेरे नहीं है बुद्धू, ये तो मेरी राइटिंग ही नहीं है। तो अब यहाँ पे फांगशु सरप्राइज़ हो जाती है कि इसके नोट्स नहीं है तो किसके नोट्स हैं। अब वो बहुत ध्यान से देखने लग जाती है। शेनजिंग को हंसी आ रही होती है क्योंकि उसे पता होता है वो वेलई के ही नोट्स हैं। अब यहाँ पर थोड़ी देर में फांगशु को भी समझ आ जाता है कि वो वेलई के नोट्स हैं। अब क्लास का सीन आता है।
फांगशु के सारे दोस्त अब वेलई के ऊपर चढ़ रहे होते हैं कि अब वो शर्त हार गया है, उससे जाकर माफ़ी मांगे। अब यहाँ पर क्लास में फांगशु आती है, बोलती है कि उसको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसकी माफ़ी नहीं चाहती हूँ। वो कहती है मेरी पूरी बात सुनो, अब यहाँ पर जो शर्त थी कपड़े धोने वाली वो ये लड़का अब पूरी करेगा, और जितनों ने भी इस पर शर्त लगाई थी वो सारे कपड़े वाले धोने की शर्त को अब पूरा करेंगे। तो यहाँ पे सब बच्चे खुश हो रहे होते हैं जो कि फांगशु के दोस्त हैं। अब क्लास में उनकी टीचर आ जाती है, सब बच्चे अपनी सीट पर चले जाते हैं। फांगशु अब वेलई से बोलती है थैंक यू वेलई। वेलई खुश हो रहा होता है कि वो उसे पता लग गया वो उसी के नोट्स हैं। यहाँ पर ये वाला सीन एंड हो जाता है। तो यही था डोंट लीव आफ्टर स्कूल का एपिसोड 5। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।